नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 2 यूट्यूब चैनल है। पहला इंजीनियर प्लस के नाम से है, जिस पे बीसीसीएलई की क्लासेस होती है। देखो, आप अपने भाइयों को बता सकते हो या अपने जूनियर्स को बता सकते हो जो आपके कांटेक्ट में हैं, अगर वो बीसीसीएलई की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें आप बता सकते हो। और दूसरा चैनल है हमारा एमआरएस स्टडी, जिस पे फ्री कंटेंट आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो भी जॉब्स वगैरह अपडेट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। अगर आप चाहो तो इन चैनल में से किसी जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लीडरशिप, जो कि मॉड्यूल नंबर 5 का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये जो है सब्जेक्ट, जो कि ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, इसमें जो है मॉड्यूल 5 में लीडरशिप के बारे में पढ़ना था। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि लीडरशिप क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से स्टाइल होते हैं लीडरशिप का। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू चूज द लीडरशिप स्टाइल फॉर यू। अपने लिए कोई अगर लीडरशिप स्टाइल चूज करने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से आप लीडरशिप स्टाइल को चूज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना आउटलाइन वैल्यू जो है, एथिक्स या जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो एज ए लीडर, और उससे आप कैसे ओवरकम कर रहे हो, है ना। बिकॉज गेटिंग टू नो योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, दूसरे को आप आइडिया कैसे देंगे। बोला जाता है ना, सपोज डैट कोई बीसीसीएलई का एग्ज़ाम दिया, या मैं ही एग्ज़ाम दिया बीसीसीएलई का, ठीक, मेरा रैंक आया 250, ठीक, 250 रैंक आया, तभी तो मैं बीसीसीएलई के बारे में जान पाया ना कि इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम लिखा तो ये कठिनाई हुई, ये सब्जेक्ट मैंने छोड़ा तो ये दिक्कत हुआ। तो ये एग्ज़ाम्स दिए तभी तो पता चला। पहले अपने आप को तो जज किए ना कि मैं कहाँ पे हूँ, किस लेवल पे हूँ। या वो छोड़ो ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम को ही ले लो, आप अपने जूनियर को क्यों गाइड कर पाते हो। आपका अगर कोई जूनियर आए और आपसे बोले कि सर आप हमें बताओ कि किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि सेमेस्टर में हम जो है 28 नंबर ला सकें, है ना, 28 नंबर ला सके सेमेस्टर में, कैसे मैं पढ़ाई करूं, ये बता दीजिए। तो उसके लिए आप क्या गाइड करते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स गाइड करते हो कि ये पॉइंट पढ़ लो, आपका 28 नंबर आ जाएगा। क्यों आप गाइड कर पा रहे हो? क्योंकि सबसे पहले आप अपने बारे में जान चुके हो। आप अपने बारे में जान चुके हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ें पढ़ा था तो मेरा इतना नंबर आया है। अगर मैं अपने जूनियर को भी इस तरीके से गाइड करूं तो जितना नंबर मेरा आया है उतना तो वो ला ही सकता है। यानी सबसे पहले अपने आप को बारे में जानो, देन दूसरे को आप अच्छे से लीड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑब्जर्व लीडर्स यू रिस्पेक्ट टू हेल्प योर डिटरमाइन योर लीडरशिप स्टाइल। वॉच देम टैकल कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशंस, क्लाइंट मीटिंग, स्टेक होल्डर एक्सेट्रा टू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम देम। उसके बाद जब आप अपने बारे में जान चुके हो कि मैं क्या हूँ, क्या तुम कर सकते हो, उसके बाद आप एब्जॉर्व करो, है ना, यानी देखो, समझो, जिसे आप महान लीडर मानते हो, है ना। हर किसी का कोई आइडियल होता है। जैसे मान लो कि मेरा आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम है, सपोज दैट, या हो सकता है तुम्हारा भी हो। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है जी हैं, उन्होंने कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अपना सॉल्व किया, है ना। या आप कोई बिजनेस
वाले आदमी को, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अगर मान लो कि आप भी एज ए मॉडल मानते हो या लीडर मानते हो, तो आप उनके द्वारा दिए गए बातों को, वो कैसे क्लाइंट से मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कब टाइम देते हैं, कितना देर वेट करवाते हैं, ये सब आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे, आपको अपने अंदर एक आइडिया जनरेट होगा, अच्छा ऐसे काम हो रहा है, चलो मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देता हूँ ताकि हमारी काम और बेटर हो सके। उसके बाद ट्राई डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल बिफोर चूजिंग वन। किसी एक को चूज करने से पहले आप अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को चूज करो। फाइंड अ मेंटर टू हेल्प यू होन योर लीडरशिप स्टाइल। मतलब आप अपने साथ एक मेंटर को रखो ताकि आपके लीडरशिप स्टाइल को वो क्या कर सके, मेंटेन करने में हेल्प कर सके। जब आप कोई काम कर दो, किसी को लीड कर दो, तो वहाँ से आप एक फीडबैक लो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपको हमारी वीडियोस या हमारा जो लेक्चर्स है या आपको पसंद आता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है आपका जो ग्रुप है उसमें आप हमें बताओ कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। अगर दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो भी बताओ, हाँ या ना बोलो। इससे क्या होता है, एक फीडबैक मिलता है। और जब फीडबैक मिलते हैं ना, लोगों का रिस्पांस मिलता है कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, है ना, मेरे को हेल्प हुआ, हमारी हेल्प हुई, इस तरीके का, या मेरा जो है सेमेस्टर बहुत अच्छे से निकला, मैं बहुत अच्छा कर पाया इस सब्जेक्ट्स में आपकी मदद से। तो इस तरीके के जब मैसेज देखने को मिलता है ग्रुप में या आपके चैट ग्रुप में, चैट बॉक्स में, तो अच्छा लगता है। और अगर कोई सजेशंस आता है तो उसमें मॉडिफाई करने का जो है हमें मौका मिलता है। देखो कोई भी टीचर ना, या कोई भी एज ए गाइड के तौर पे ही मैं हूँ, मैं कोई बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस जिसमें मैं कर रहा था अपना जब पढ़ाई डिप्लोमा का, तो उसमें मुझे कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए ड्यू टू चेंजेस ऑफ सिलेबस। न्यू सिलेबस चेंजेस हुआ जिसके कारण से मैं 2016 में जो है एडमिशन करवाया था डिप्लोमा में जीपी गोपालगंज में, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारे दिक्कतें हुई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या लेस प्रेजेंस ऑफ लेक्चरर, कम टीचर होने के कारण से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उस दौरान पढ़ाई करने के लिए। मैं चाहता तो गया या पटना कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करके कर सकता था, अभी भी कई सारे लोग करते हैं, लेकिन उन संस्थानों में पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे और एक मिडिल फैमिली के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मिडिल फैमिली वालों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर जो है काम किया जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने जज किया, मैंने देखा आसपास के लोग, कितने लोग हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण से कई बार वो थोड़ा तकलीफ़ सहते हैं, दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाते हैं, पास होते हैं, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ होता है यार। उस दौरान लगता है कि क्यों मैं इस धरती पे जन्म लिया, काश मैं यहाँ ना होता, मैं भी अमीरों के घर पैदा होता, चम्मच से खाना खाता, है ना, हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, जो मैं ऑर्डर करता वो मेरे सामने आ जाता। इच्छाएं होती है उस समय, लेकिन धीरे धीरे बोला जाता है ना कि जैसे जैसे आप उस समय में ढलते जाते हैं आपको आदत हो जाती है, और वही धीरे धीरे 2019 तक आदत बन जाता है, 2-3 सालों में। तो ये जो तकलीफ़ मैंने झेला था वो तकलीफ़ आपको ना हो, इसलिए जो है मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया।
एक तरीके से लीड किया कि चलो कुछ अलग और नया किया जाए, ताकि जो भी आने वाले समय में और कैंडिडेट आए उनको पैसा को लेकर ज़्यादा तकलीफ ना हो, ज़्यादा सोचना ना पड़े। एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम कॉस्ट, जिससे आप लोगों को बेटर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। देखो, यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस पड़ी हुई रहती है, लेकिन कई सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं यूट्यूब पे। बोला जाता है ना कि फ्री फ्री में ही रह जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो फ्री एजुकेशंस को अच्छा समझते हैं। आप देखो ना, गवर्नमेंट कॉलेज जो थे, आप 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 तक जब आप पढ़ाई करते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हो। आप अपना एजुकेशन सिस्टम देख ही सकते हो कि कितना आप पढ़ने जाते थे 1 to 10 या 12 तक। जाते थे पढ़ने? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दिए जा रहे थे। वही कोई अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने जा रहा है 1 क्लास से ही या नर्सरी से ही, उसका देखो, उसके अंदर डर रहेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो पिताजी मेरे लिए पैसा नहीं देंगे, और पिताजी जब पैसा नहीं देंगे तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। तो एक डर रहती है जो कि फ्री वालों में नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा, बट कोई नहीं, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सहयोग हमेशा बरकरार रहता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको वही चीज़ें एक सीरीज में आपको मिल रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ओके, उसके बाद आपका जो है लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप लीड करेंगे ताकि आप उस स्टाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ लीडरशिप कैन ऐड मच वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर टीम मेंबर्स। आपको ये भी देखना होगा कि जिसको आप गाइड कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका टीम मेंबर है उसमें किस तरीके का लीडरशिप यूज किया जाए, है ना। ये आपको ही समझना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा ना। अगर आप समझ लोगे कि ये टाइप ऑफ लीडरशिप, मैंने कई सारे बताए, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, है ना, इस तरीके का टाइप्स मैंने बताया, तो उसके बारे में आपको समझना होगा, जानना होगा। लीडरशिप इन HR, ह्यूमन रिसोर्स, इज एन इसेंशियल इन बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज लीडर्स का होना ज़रूरी है। अगर आप लीड नहीं करेंगे तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। जो ह्यूमन रिसोर्स लीडर्स होते हैं वो एम्पैथेटिक और स्ट्रॉन्ग, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे देखते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जो भी एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो, दे अलाइन देयर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स विद द कंपनी एंड डू देयर बेस्ट टू क्रिएट लीडरशिप वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसको बेस्ट करने के लिए, उसे बेस्ट बनाने के लिए, ताकि जो भी गोल्स हैं किसी भी कंपनी का या जो भी पर्पस है उस पर्पस को पूरा किया जा सके। व्हाट आर द सम ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप जॉब टाइटल? कौन कौन सा ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप जॉब टाइटल्स हैं? पहला है चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर, CCO। ये जो लीडर्स होते हैं ये टिपिकली मेंबर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव टीम का,
जिसमें स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होते हैं, जो कि आपका होता है ओवरसीज स्टाफ, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशंस, क्लाइंट मैनेजमेंट। इन चीज़ों को देखने का काम करता है कौन? तो चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर्स, या इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है या लीड करता है। दूसरा है आपका चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, CHRO। जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स होता है, इसका ड्यूटीज़ होता है कि ओवरसीइंग बिजनेस HR फंक्शन, HR का जो फंक्शन है उसको, बिजनेस को देखना, जैसे एम्प्लॉय हायरिंग, एडवर्टाइजिंग सीनियर लीडरशिप टीम्स ऑन HR पॉलिसीज़, रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया गया एम्प्लॉय का, उसे रीचेक करना, दोबारा चेक करना, ताकि जो अच्छा एम्प्लॉय है उसे अवार्ड दिया जा सके, उसे मोटिवेट किया जा सके, ताकि उसे देखकर और भी कई सारे एम्प्लॉय काम करें। तीसरा आपका है वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी VP HR। ये जो लीडर्स होता है, ये करता है, ये HR डिपार्टमेंट्स को देखने का काम करता है। दे रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ HR, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड आर टाइपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग HR पॉलिसीज इन द वर्क प्लेस। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं HR के, यानी ह्यूमन रिसोर्स के, वो पॉलिसीज़ को लागू करना और पॉलिसीज़ को देखना, सेट करना, लगाना का काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। जो डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो लीडर्स होते हैं, ये HR इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना, स्पेयर हेडिंग्स जो होते हैं HRs के, उसको इनिशिएट करना, स्पेसिफिक जॉब ड्यूटीज़ जैसे इंगेजमेंट में मैनेजर्स जो है, ये बेस्ड होता है ऑन द स्पेसिफिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है उसके ऊपर, बट दे टाइपिकली इंक्लूड ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, इंश्योरिंग कंप्लायंसेज विद पर्सनल मैटर्स, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस। ये सभी काम किसका रहता है? डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट का। डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इनका काम होता है कि जो भी कनेक्शंस हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, उसे बेहतर बनाया जा सके। और वो कैसे बेहतर बनेगा? एम्प्लॉय के कंप्लेंट्स को हैंडल करना, कंडक्ट करना ले ऑफ, एग्जिस्ट इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, इन सभी को देखते हुए ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय। इन चीज़ों को देखने के बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो कनेक्शन बनाने के बाद एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये सिमिलर वर्क करते हैं आपके चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स के जैसा। उसके बाद आता है आपका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीपल ऑपरेशंस। इसका काम होता है कि जो एग्जीक्यूटिव HR पोजीशंस हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉय, कोचिंग टीम लीडर्स, ओवरसीइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन HR प्रोसेस, है ना। ये काम होता है, मतलब जो भी टीम मेंबर के जो लीडर्स हैं उसको बताना, समझाना कि भाई आप टीम में, आपका टीम मेंबर ये है, आप अपने टीम मेंबर को ऐसे ऐसे जो है गाइड करो, है ना। ये बताता है कि आप रिक्रूटिंग कैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाए। उसके बाद आता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड कल्चर। इसका काम होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हमारा बजट है, जो भी ऑपरेशंस करने हैं, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना। देखो, स्ट्रैटेजी
मतलब एक तरीके से प्लान, स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान, और कल्चर मतलब इन्वायरमेंट। कल्चर का मतलब इन्वायरमेंट यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का इन्वायरमेंट यानी कल्चर कैसा है, सीनियर को रिस्पेक्ट करना, लोगों को लीड करना, ये वगैरह जो है काम आपको यहाँ पे देखने होते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल टैलेंट। दिस HR leader works with and oversees HR leaders and specialists worldwide. They recruit global workers and their responsibility including evaluating candidates, interviewing candidates and implementing plan to retain their employee. अलग अलग तरीके का प्लान बनाना ताकि जो एम्प्लॉय है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो क्या कर सके, काम करता रहे, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाहर ना जाए, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर वो बाहर ना जाए। ये काम होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल टैलेंट का, अलग अलग कंपटीशन करवाना ताकि हर एम्प्लॉय एक दूसरे के महत्व को समझ सके। वाई HR लीडर्स इम्पॉर्टेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स लीडर्स होते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो HR यानी ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप इज़ क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अ ह्यूमन रिसोर्स लीडर वर्क diligently to reach a strategy goal and objectives by providing sophisticated and innovative leadership technique। अलग अलग टेक्निक लगाकर, तरीकाओं का यूज़ करके अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं और जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल होते हैं, उसे अचीव किया जाता है। A human resource leaders is mediators between upper management and employee। Employees और upper management के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। And champions causes on behalf of employee। They promote awareness and guide all level of organization। हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या किया जाता है, आपका गाइड प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक तरीके से जो भी अवेयरनेस है उसे प्रोवाइड करता है थ्रू चेंजेस एंड ट्रांजिशन को पीरियड, जो भी ट्रांजिशन पीरियड होते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं उसमें। दे ऑल्सो कोच मैनेजर्स एम्प्लॉयज ऑन कंपनी कल्चर्स एंड बेटर मेथड ऑफ को एग्जिस्टिंग वर्क टुगेदर, है ना, एक साथ काम करना और को एग्जिस्टिंग जो मेथड्स हैं उसको बेटर करना और कल्चर को अच्छा बनाना कंपनी के अंदर, ये भी ह्यूमन रिसोर्स लीडर का काम होता है। एडिशनली दोज इन ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप पोजीशंस मस्ट डेवलप metrics and other performance indicators and make consistent changes based on overall performance। जितने भी परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, जैसे कौन टाइम पे काम कर रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम से जा रहा है, कौन कितना देर काम कर रहा है, कौन बकवास कर रहा है ना, किसका परफॉर्मेंस किस तरीके, मतलब ओवरऑल हर तरीके का, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू परफॉर्मेंस को जो है चेक किया जाता है और सभी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक कंसिस्टेंसी के साथ एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाता है कि किस एम्प्लॉय को हमें रखना है काम पे और किस एम्प्लॉय को हमें काम पे नहीं रखना है, ये पता चलता है। और ये जो पूरा जो काम करता है ये कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप, क्योंकि वो लीड करने का काम कर रहा है, वो गाइड करता है कि इस तरीके से आपको करना है, अदरवाइज आपको जो है कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। When there is at least one individual monitoring those activities within an organization, they ensure that a strategy remain effective and deliver on the return on investment, यानी ROI, है ना, जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है फ्रॉम चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं उसमें भी जो है इफ़ेक्टिव डिलीवरी किया जा सके ताकि
हर कोई उससे बेनिफिट ले सके। क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव लीडरशिप, इफ़ेक्टिव लीडरशिप का क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिटीज़ है फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे की सोच होना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ठीक है, चलने दो, इसमें ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में और क्या बेटर करना चाहते हैं वो थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, है ना। नए नए टेक्निक आपको यूज़ करने होंगे। एक प्लान आपका होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इथिकल होने चाहिए आप। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स लीडर्स है वो इथिकल नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो फिर दिक्कत है। अपने काम को लेकर, अपने वैल्यू को लेकर इम्फैथिक ह्यूमन रिसोर्स लीडर जो है ये नेसेसरी है, ताकि जो एम्प्लॉय हैं उसके बीच में कनेक्शंस बनाया जा सके। अकाउंटेबल ह्यूमन रिसोर्स लीडर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किस तरीके से कोई भी काम किया जाए, क्या एक्शन किए जाएं, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे काम में या परफॉर्मेंस में, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए, और अगर चेंज आ भी रहा है तो वो क्या किया जाए, उसमें बेटर किया जाए और अच्छा किया जाए, ताकि लोगों का हेल्प उसमें किया जा सके। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।